नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 कौन जीता? अब आप कहेंगे ये किस तरह का सवाल है। कौन जीता सबको मालूम है। सरकार बन रही है। आज ही शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें कौन सी पहेली है कि कौन जीता? जाहिर है कि 240 सीटें बीजेपी अपने दम पर लेकर आई और 292 करीब जो है उसका गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए लेकर आया, जो स्पष्ट बहुमत है। तो कहें कि एनडीए की जीत हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा हुआ नहीं। इस नतीजे का थोड़ा और विश्लेषण करना ज़रूरी है कि ये नतीजा ऐसा क्यों आया। मेरा जो मानना है, मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जितनी जानकारी मिली है और जो जानकारियां और सामने आ रही हैं और जो नतीजा है, अलग अलग राज्यों में जिस तरह की बीजेपी की और उसके विरोधियों की परफॉर्मेंस है, अलग अलग सामाजिक समूहों में जिस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है, उन सबको देखते हुए अगर इस एक थीम अगर खोजना हो इस पूरे चुनाव की कि कौन जीता, तो मैं कहूँगा भाजपा विरोधी विमर्श जीता। भाजपा विरोधी नैरेटिव जो है वो जीत गया और वो सब पर भारी पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भारी पड़ा। प्रधानमंत्री की सरकार की जितनी योजनाएं थी जिसके जरिए उन्होंने एक लाभार्थी वर्ग बनाया था, उस पर भारी पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर भारी पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है उस पर भारी पड़ा। जो पन्ना प्रमुख का एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी चला रही थी उस पर भारी पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनाव प्रचार पर भारी पड़ा। और ये कोई नई बात नहीं है। मैं जब से राजनीति देख रहा हूँ, और अगर आप पीछे जाकर जो नहीं देखा है, अगर आपने जो पढ़ा है उस पर भी ध्यान दीजिए। जनसंघ के समय से 1951 में जनसंघ का गठन हुआ था। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। बीच में 77 से 80 तक भारतीय जनता पार्टी का विलय हो गया था जनता पार्टी में। तो अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विमर्श है वो हमेशा जीतता रहा है। ये एक गंभीर कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी की और उसके पूरे तंत्र की। अब उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो नैरेटिव बनाने वाले, मैंने पहले भी एक वीडियो में इसकी बात की थी, नैरेटिव कैसे बनता है, कैसे उसको चलाया जाता है, कौन लोग बनाते हैं और कैसे उसको बढ़ाते हैं। तो भाजपा के खिलाफ जो इकोसिस्टम है वो जनसंघ के समय से आज तक उसी तरह से चलता है और वो अपनी बात को नीचे तक पहुंचाने में कामयाब होता है, क्योंकि उसके पास एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास है। उसमें जो है शिक्षक भी आते हैं, उसमें पत्रकार भी आते हैं, उसमें राजनेता भी आते हैं, उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आते हैं। और इस चुनाव में बताऊंगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका कितनी बड़ी रही। और उसके अलावा इसमें जो है ये जितना इंटेलेक्चुअल क्लास है उसमें ज़्यादातर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग हैं जो भाजपा विरोधी हैं। अब देखिए, जनसंघ के समय से एक विमर्श चल रहा है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और वो जनसंघ ने नहीं कराया, वो कांग्रेस पार्टी ने कराया। कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े करने को तैयार हो गई, मुसलमानों के लिए अलग देश देने को तैयार हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है। देश में आज़ादी के बाद से जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसमें 90% से ज़्यादा कांग्रेस शासित राज्यों में हुए हैं, कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं। लेकिन भाजपा को सांप्रदायिक और कांग्रेस को सेकुलर बताया जाता है। कांग्रेस पार्टी के ज़माने में बड़े बड़े दंगे हुए हैं। मेरठ, मलियाना, भागलपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़। उसके अलावा 1984 का नरसंहार कहता हूँ, वो दंगा नहीं था, एक तरफा था। सिखों के गले में टायर बांधकर जला दिया गया जिंदा। फिर भी कांग्रेस पार्टी सेकुलर बनी रही। ये सिर्फ एक नैरेटिव के जरिए ही हो सका।
कि उसके बाद भी 1984 के बाद भी जो है कांग्रेस पार्टी सिखों की भाजपा से बड़ी हितैषी बनकर उभरी। अब इसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिस समाज के साथ ऐसा बर्बर अत्याचार हुआ हो वो कांग्रेस को वोट देने लगे। ये नैरेटिव की जीत है, ये सच्चाई की जीत नहीं है, ये झूठ पर खड़े किए गए नैरेटिव की जीत है। लोकतंत्र, ये कहा जाता रहा कि जब बीजेपी जो है सत्ता में आएगी तो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगी। बीजेपी कई राज्यों में सत्ता में आई, तब कहा गया कि नहीं नहीं, केंद्र में सत्ता में आएंगे तब ऐसा करेंगे। केंद्र में भी सत्ता में आ गए, दो बार आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो कहा गया कि वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला ना, इसलिए तो स्पष्ट बहुमत भी मिल गया 2014 में। तो कहा गया कि नहीं, ये पहली टर्म है इसलिए ऐसा नहीं कर रहे, दूसरी टर्म में अगर आ गए तो आप समझिए कि बहुत बुरा होने वाला है। दूसरी टर्म में भी आ गए तो तीसरी टर्म से पहले एक नया नैरेटिव चलाया गया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो उसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा, देश में तानाशाही की स्थापना हो जाएगी और नरेंद्र मोदी लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यहाँ तक तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव था, उसकी बात समझ में आती है। लेकिन उससे अगला कदम जो हुआ, अब आप देखिए कि जनतंत्र को ख़त्म करने वाला, बोलने की आज़ादी को ख़त्म करने वाला कौन है, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कांग्रेस पार्टी शिखर पर नज़र आएगी। इमरजेंसी आपको याद ही होगी। उसके अलावा संविधान में जो पहला संशोधन हुआ वो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ, और वो संशोधन किस लिए हुआ था? अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए। इसके बावजूद कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है, ये फासिस्ट पार्टी है, ये हिटलर शाही में यकीन करने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी 16 साल केंद्र में सत्ता में रही और अभी भी है। एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिसे आप कह सके कि लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ही बिहार प्रेस बिल लेकर आई थी, पोस्टल बिल लेकर आई थी, और कांग्रेस पार्टी ने ही इमरजेंसी लगाई थी जब लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया था, बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी, संविधान को कुचल दिया गया था। फिर भी कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षक है और भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी है। ये नैरेटिव आज भी चल रहा है और इसके मानने वालों की संख्या कम नहीं है और इसका प्रचार करने वालों की संख्या और ज़्यादा है, जो दिन रात जब भी जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर उनको मौका मिलता है ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वैसा इकोसिस्टम नहीं है, न तो उसने और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो इसकी काट कर सके। और कांग्रेस पार्टी को देश में ही नहीं, मतलब भाजपा के विरोधियों को सबको शामिल कर लेते, देश में ही नहीं देश के बाहर से भी समर्थन मिलता है। भाजपा को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता है। जितना विदेशी मीडिया है वो हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बताता है। मुस्लिम परस्ती जो कांग्रेस पार्टी की है, मुस्लिम तुष्टीकरण, उस पर कभी सवाल नहीं उठाया जाता। तो मुस्लिम तुष्टीकरण ठीक है, लेकिन जिस देश में 78-80% हिंदू रहते हैं उसमें हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिकता है। ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है और इसको मानने वाले सबसे ज़्यादा हिंदू ही है। अब इस चुनाव पर आते हैं, देखिए 2-3 चीज़ें हुई। इस चुनाव में एक नैरेटिव चला गया, झूठा, बिल्कुल सरासर झूठ, कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी टर्म मिली या भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा लगा रही है वो इसलिए कि वो संविधान खत्म कर देगी, वो आरक्षण को खत्म कर देगी। और उसका असर आप देखिए इस तरह का हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके वोटर पूछने लगे कि क्या ऐसा होगा कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा।
भाजपा इसका कोई जवाब, इसकी कोई काट नहीं खोज पाई। अब आप कहेंगे कि भाई बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है कि भाजपा का संगठन बड़ा मजबूत है, ज़मीन तक अगर किसी पार्टी का संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। तो वो संगठन कहाँ गया, उस संगठन की ताकत कहाँ गई? दो चीज़ें हुई इस बीच में, 2019 से 2024 के बीच में। एक पहली चीज़ ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो अब अपराजेय हो गई है। कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी हमारे खिलाफ नाराज़गी हो, लोग कितना भी असंतुष्ट हों, वोट हम ही को देंगे। मोदी है तो मुमकिन है, इसको मान लिया गया, मोदी है तो वोट है। और भाजपा का जो पूरा संगठन है उसने कहा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा काम तो मोदी जी कर ही रहे हैं और वो अपील करेंगे और वोट मिल जाएगा। तो जो उम्मीदवार थे, जो सांसद और विधायक, उन्होंने कहा हमको काम करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ऐसे एमपी और एमएलए आपको मिल जाएंगे भाजपा के, जो अपने वोटर्स को झिड़कते हैं, कहते हैं कि वोट हमको दिया था कि हमसे काम के लिए आए हो, मोदी को वोट दिया था, मोदी से बात करो। तो इस तरह का व्यवहार जब आपके सांसद करेंगे, विधायक करेंगे, तो लोग उनको वोट क्यों देंगे? एक तो ये भावना जो है पूरे संगठन में आ गई कि हमको काम करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ ये हुई कि कोरोना के दौरान जो परिवर्तन हुआ, जो वर्क फ्रॉम होम और पढ़ाई जो है मोबाइल से होने लगी, तो हर गरीब के घर में भी मोबाइल फ़ोन पहुंच गया। उसने सोशल मीडिया का जो नैरेटिव है वो घर घर पहुंचा दिया। वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबके यहाँ पहुंचा दिया। और जो काम बीजेपी ने 2014 और 2019 में किया था, वो काम कांग्रेस पार्टी ने 2024 में किया। सारा ध्यान सोशल मीडिया पर दिया, सोशल मीडिया के जरिए अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की और इस बात को नीचे तक पहुंचा दिया कि अगर बीजेपी फिर से आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा हूं कि बीजेपी इसके जवाब में इसकी कोई काट जो है पेश नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री ने जो कोशिश की इसको जोड़ने की मुस्लिम आरक्षण से, वो चला नहीं। लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके मन में ये डर बैठ गया और विपक्ष इस हथियार का इस्तेमाल सफलतापूर्वक 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में कर चुका था। उसको मालूम था कि अगर ये नैरेटिव हमने नीचे तक पहुंचा दिया तो सफलता तय है। अब आप रिजल्ट पूरे देश का देखिए तो आपको एक सार जो है नतीजा नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर प्रदेश में उसी तरह का ट्रेंड है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ट्रेंड है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देख लीजिए और बगल में उत्तर प्रदेश देख लीजिए। फ़र्क क्या है? फ़र्क संगठन की नीचे तक पहुंच और संगठन के लोगों का सजग होना और इस नैरेटिव को काटने की कोशिश करना। जहां ये कोशिश हुई वहां ये नैरेटिव नहीं चला। जहां संगठन जो है बेफिक्र रहा, जहां संगठन जो है उसने अपनी अक्षमता दिखाई, आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई दिखाई और कोढ़ में खाज का काम किया, जो सांसद हैं उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा ने जो सर्वे किया, अपना सर्वे कराया, पार्टी का सर्वे, जो उसकी खबर आ रही है, जो उम्मीदवार खड़े किए उनमें से 35 के बारे में ये फीडबैक आया कि ये हार जाएंगे, इनके खिलाफ बहुत नाराज़गी है और उन 35 का टिकट बरकरार रखा। उनका टिकट काटा नहीं गया, बदला नहीं गया। ये कहा जा रहा था कि या तो टिकट काट दीजिए या बदल दीजिए इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ नहीं किया गया। ये हाल था संगठन का। और मैं ये उत्तर प्रदेश के टिकटों की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज़्यादा थी और बीजेपी ने सबसे कम टिकट उत्तर प्रदेश में काटे अपने सिटिंग एमपीज के। उत्तर प्रदेश को निकाल दें तो बाकी देश में लगभग 45 से 50% सांसदों के टिकट काट दिए गए
उत्तर प्रदेश में 20% भी नहीं काटे गए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि विपक्ष का जो नैरेटिव था उसके सफल होने की ज़मीन भारतीय जनता पार्टी ने ही तैयार की। तो दो कमियां, एक संगठन की नाकामी, निष्क्रियता, अक्षमता, दूसरी उस तंत्र का अभाव जो नैरेटिव गढ़ता है और अपने विरोधी नैरेटिव को काटता है। ये दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और पिछले 10 साल में वो इसे डेवलप करने में सफल नहीं हुई है। तो उसका नतीजा है कि आप 303 से घटकर 240 पर आ गए और आखिरी समय में बताते हैं कि चौथे फेज़ के बाद या चौथे फेज़ में संघ को लगा कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, तो संघ के लोगों ने प्रयास करना शुरू किया, वो ज़मीन पर उतरे। तो ये जो बचत हो गई है वो उसकी वजह से हो गई है। और उसमें आप देखिए, मतलब आप कल्पना कीजिए किस तरह की सोच बीजेपी के नेताओं की हो गई। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच चुनाव में इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है कि हमें अब संघ की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत सक्षम हो गए हैं। हम जब कमज़ोर हुआ करते थे तब संघ की ज़रूरत पड़ती थी, आज हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं, ये भाजपा का विरोधी भी नहीं बोलेगा कि भाजपा को संघ की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी नहीं सुनी होगी कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा ने ये बात बोली। क्यों बोली, किसके कहने पे बोली, किसकी सहमति लेकर बोली, किससे सलाह करके बोला, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन उसका जो नुकसान होना था वो हो गया। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम बीच चुनाव में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष करे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संगठन की हालत क्या है। उस पर से मतलब चीज़ें जुड़ती हुई चली गई। अब आप देखिए कि इतना बड़ा वोट शिफ्ट हो रहा है, इसकी जानकारी न सरकारी तंत्र को लगी और न संगठन को लगी। ये आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा तंत्र आपके पास हो, इतना बड़ा संगठन आपके पास हो जो ज़मीन पर काम करता हो और आपको हवा तक न लगे कि इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब आप गाफिल थे कहीं, आपको इन चीज़ों की परवाह ही नहीं थी, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं समझी। तो ये चुनाव जो है वो विपक्ष की कोई कामयाबी के रूप में अगर आप देखेंगे इस चुनाव के नतीजे को तो गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये भाजपा के संगठन की कमजोरी, अक्षमता, उसके सांसदों का अहंकार और उसके संगठन के बहुत से नेताओं का भी अहंकार और उसके मंत्रियों की अक्षमता, लोगों से संपर्क न होना, लोगों की परेशानी से कोई वास्ता ना होना, ये भी कारण बने। लेकिन सबसे बड़ा कारण बना इस विमर्श का नीचे तक पहुंचना और इसको रोक पाने में असफलता। तो एक झूठी बात, एक झूठे नैरेटिव ने पार्टी की सीटें घटा दी, उत्तर प्रदेश में आधी हो गई, क्योंकि विपक्ष का एक झूठ चल गया और भारतीय जनता पार्टी का सच नहीं चल पाया कि हम संविधान में कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं, हम आरक्षण बिल्कुल खत्म करने नहीं जा रहे हैं। अब आप जरा उत्तर प्रदेश की ही स्थिति देख लीजिए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का जो आदेश था, मायावती सरकार का जो फैसला था, उसको पलट दिया। 12,000 लोगों को डिमोट कर दिया गया। लेकिन उस अखिलेश यादव पर लोगों ने भरोसा किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो, समाजवादी पार्टी आएगी तो नहीं खत्म होगा। इस नैरेटिव की ताकत को इस उदाहरण से समझिए
कि जिसने किया ये उस पर भरोसा है, जिसने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड्स जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया, और 14 में, 19 में और अब 24 में भी वो संसद में जब उन्होंने प्रवेश किया है तो संविधान को माथे पर लगाया और कहा यही हमारा धर्म ग्रंथ है। तो उन पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। इस मुद्दे पर क्यों भरोसा नहीं किया, इसकी खोजबीन करने की बीजेपी को जरूरत है। क्यों जिसने संविधान के खिलाफ काम किया, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, उस पर भरोसा किया। ये बात बड़ी विचित्र सी लगती है सुनने में कि जिसने आरक्षण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक सहित कई राज्यों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया, उस पर भरोसा है कि वो आरक्षण खत्म नहीं होने देगी। लेकिन भाजपा पर भरोसा नहीं है, जबकि उसने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया। तो नैरेटिव की ताकत ये समझिए, और बीजेपी को समझना पड़ेगा कि वो क्यों जब भी भाजपा विरोधी विमर्श आता है तो उससे हार जाती है। इस चुनाव का विश्लेषण अगर इसके संदर्भ में होगा तभी सही नतीजे पर पहुंचेंगे और तभी इसके सुधार के लिए कदम उठा पाएंगे। ये जो नैरेटिव की ताकत है, इसको बनाने और विरोधी नैरेटिव को काटने की ताकत जब तक बीजेपी हासिल नहीं करती तब तक उसके साथ इस तरह के झटके उसको लगते रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।